रात के करीब 9 बज रहे थे। दिल्ली के पुराने इलाके की एक तंग और संकरी गली में एक टूटे हुए मकान की खिड़की से मध्यम पीली रोशनी बाहर आ रही थी। उस रोशनी में एक नौजवान लड़का झुककर किताब पढ़ रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी, आंखों में थकान थी, लेकिन होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे वो पढ़ते पढ़ते कुछ याद कर रहा हो। उसका नाम था अर्जुन, अर्जुन शर्मा। अर्जुन की उम्र 22 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से कई ज़्यादा गहराई थी। शायद इसलिए क्योंकि जिंदगी ने उसे बहुत जल्दी बड़ा कर दिया था। जब वह महज 7 साल का था, तभी उसके पिता एक लंबी बीमारी के बाद इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। उस दिन के बाद से घर में जो खालीपन आया वो कभी नहीं भर पाया, लेकिन उस खालीपन को उसकी माँ का कमला देवी ने अपनी ममता से ढकने की कोशिश की, पूरी कोशिश की। कमला देवी एक साधारण महिला थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन हौसले में किसी से कम नहीं थी। पति के जाने के बाद उन्होंने एक पल भी नहीं रोई, या शायद रोई होगी, लेकिन बेटे के सामने कभी नहीं रोई। पड़ोस के 3-4 घरों में बर्तन मांजना, उनके कपड़े को धोना, घरों में झाड़ू पोछा करना, ये उनकी दिनचर्या बन गई थी। सुबह अंधेरे में उठना और रात को अंधेरे में लौटना। हाथ खुरदरे हो गए थे, पीठ झुक गई थी, लेकिन आंखों की चमक अभी भी बाकी थी। और उस चमक का एक ही कारण था, अर्जुन। अर्जुन ने जब से होश संभाला था, तब से उसने माँ को तकलीफ में ही देखा था। उसने कभी नए कपड़े नहीं मांगे, कभी मैं खिलौने के लिए नई जिद नहीं की। स्कूल में जब दोस्त टिफिन में पराठे और सब्जी लाते थे, अर्जुन सूखी रोटी खाकर चुप रह जाता था, लेकिन पढ़ाई में वह कभी पीछे नहीं रहा। हर साल क्लास में पहला आता था। टीचर कहते थे कि इस लड़के के में कुछ खास बात है, और वाकई कुछ खास था। अर्जुन का एक सपना था, बस एक ही सपना, एम्स में अधिकारी बनकर देश की सेवा करना। जब उसने पहली बार यह बात अपनी माँ को बताई थी, तो कमला देवी की आंखें भर आई थी। उन्होंने अर्जुन का माथा चूमा था और बड़े प्यार से कहा था, बेटा तू पढ़ता रहा, भगवान तेरे साथ है और तेरी माँ भी। जब तक मेरे हाथ पांव चलते रहेंगे, तेरी पढ़ाई नहीं रुकूंगी। उसी दिन के बाद से अर्जुन ने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो, वो पीछे नहीं हटेगा। पुरानी किताबें जो कभी किसी अमीर घर से रुधि में बिकती थी, वही अर्जुन की पाठ्य सामग्री बन जाती थी। वो बाजार में रद्दी वाले के पास जाता और कम से कम पैसों में जरूरी किताबें ढूंढता। कभी कोई पन्ना फटा होता, कभी कोई अध्याय अधूरा होता, लेकिन अर्जुन उसी से ही काम चलाता चलाता था। जब घर की बिजली कट जाती कि अवसर होता था, क्योंकि बिल भरने के पैसे नहीं होते थे, तो वही गली में नुक्कड़ पर लगे स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पड़ता था। कड़कड़ाती सर्दी हो या चिलचिलाती गर्मी, बारिश हो या धूल, भरी आंधी, अर्जुन की किताब उसके हाथ से नहीं छूटती थी। मोहल्ले के लोग अच्छे अलग अलग नज़रों से देखते थे। कुछ लोग सहानुभूति जताते थे, तो कुछ लोग आपस में खुसर खुसर करते थे। एक बुजुर्ग पड़ोसी अफसर कहते थे, कमला की औकात नहीं है इसे पटाने की। ये लड़का इतने बड़े सपने देख रहा है। कोई कहता, गरीब के घर से कोई अधिकारी नहीं बनता, बेकार में जवानी बर्बाद हो रही है। कोई और कहता, अरे यह काम धंधा करे तो घर में 2 पैसे आए, इस पढ़ाई से क्या होगा। लेकिन अर्जुन इन बातों को सुनकर भी अनसुना कर देता था। वह जानता था कि इन जवाब शब्दों से नहीं, मेहनत से दिया जाता है। जब भी कोई ऐसी बात सुनता, वो घर आकर और लगन से पढ़ने बैठ जाता। उस रात अर्जुन अपने विषय की एक बेहद जटिल अवधारणा को बार बार पढ़ रहा था। उसके सामने नोट्स का एक मोटा पुलिंदा था, जो उसने खुद अपने हाथ से लिखा था। पेन की स्याही कई जगह फीकी पड़ गई थी, कुछ पन्ने मुड़े हुए थे, कुछ पर चाय के धब्बे थे, लेकिन हर शब्द उसे जुबानी याद था। वो समझ समझ कर पढ़ता था, रटता नहीं था। ये उसकी ताकत थी। तभी दरवाज़ा खुला और कमला देवी कमरे में आई। उनके हाथ में एक छोटी सी कटोरी थी, जिसमें थोड़ा सा दलिया था। उनके चेहरे पर थकान की गहरी लकीरें थी। साड़ी का पल्लू मेला था और हाथों की उंगलियां डिटर्जेंट के कारण फटी हुई थी, लेकिन आंखों में वही पुरानी ममता थी जो कभी नहीं बदली। खा ले बेटा, उन्होंने धीरे से कहा, जैसे डर रही हो कि जोर से बोलने से उसकी एकाग्रता टूट जाएगी। रात को भूखे पेट बढ़ने से दिमाग काम नहीं करता। थोड़ा खा ले फिर बढ़ना। अर्जुन ने किताब से नज़र उठाई। माँ को देखकर उसका मन एक अजीब सी कसक से भर गया।
माँ तुमने खाया? उसने सीधे पूछा। कमला देवी ने नजरें थोड़ी चुराई। हाँ, मैंने खा लिया। तुम खा, अब अर्जुन जानता था यह झूठ था। माँ अक्सर खुद कम खाकर या कभी कभी बिल्कुल ना खाकर उसे ज़्यादा देती थी। वो कभी सीधे नहीं कहती थी, लेकिन अर्जुन समझता था। उसने कटोरी उठाई, एक निवाला खाया और बोला, माँ ये दलिया बांट लेते हैं, अकेले नहीं खाऊंगा मैं। कमला देवी हल्के से मुस्कुराई। पगले, माँ हूँ मैं तेरी। माँ का काम है खिलाना और बेटे का काम है माँ का ख्याल रखना। अर्जुन ने जवाब दिया। दोनों ने साथ बैठकर वो थोड़ा सा दलिया खाया। उस रात की वो छोटी सी बात अर्जुन को जिंदगी भर याद रही। अगले हफ्ते एक बड़ी चुनौती सामने आ खड़ी हुई। एम्स की मुख्य परीक्षा का केंद्र दिल्ली से बाहर लखनऊ में था, यानी ट्रेन का किराया, वहाँ रहने का इंतजाम और खाने पीने का खर्च, ये सब मिलाकर एक बड़ी रकम बनती थी, जो कमला देवी के लिए छुटाना बहुत मुश्किल था। कई रातें उन्होंने झाँकते हुए बिताई, हिसाब लगाया, छोड़ा, घटाया, लेकिन रकम पूरी नहीं हो रही थी। एक सुबह जब अर्जुन सोकर उठा तो उसकी नज़र सीधे माँ के पैरों पर गई। माँ के पाँव खाली थे। वो चांदी की पायल जो हमेशा उनके पाँव में खनकती थी गायब थी। माँ तुम्हारी पायल कहाँ है? अर्जुन ने घबरा कर पूछा। अरे कहीं गिर गई होगी, बाद में ढूंढोगी। कमला देवी ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन शाम को जब पड़ोस में रहने वाली काकी ने बताया कि कमला देवी उस सुबह सुनार की दुकान पर गई थी और वहाँ से खाली हाथ लौटी थी, तो अर्जुन का दिल बैठ गया। वो पायल माँ की शादी की एकमात्र निशानी थी। पिता की याद से जुड़ी वो पायल जिसे माँ ने कभी नहीं उतारा था, आज गिरवी रखी जा चुकी थी, सिर्फ इसलिए कि बेटे को परीक्षा देने जाना था। उस रात अर्जुन बहुत देर तक कमरे के कोने में बैठा रहा। उसकी आंखें भीगी हुई थी। उसके मन में एक भूख उठ रही थी जो बयां नहीं होती थी। माँ ने एक शब्द नहीं कहा था, कोई एहसान नहीं बचाया था, बस चुपचाप अपनी बस सबसे कीमती चीज़ दे दी। फिर उसने आंसू पोंछे, लंबी सांस ली, मुट्ठी भींची और किताब खोल ली, क्योंकि माँ की उस पायल की कीमत उसे अपनी मेहनत से, अपनी सफलता से चुकानी थी। परीक्षा के एक दिन पहले कमला देवी ने अर्जुन के हाथ में ट्रेन का टिकट और कुछ रुपये रखे। उनकी हथेली काँप रही थी और आंखें नम थी, लेकिन होठों पर एक मजबूत मुस्कान थी। जा बेटा, खूब मन लगाकर परीक्षा देना और हाँ, खाना समय पर खा लेना। उनकी आवाज़ थोड़ी काँपी। अर्जुन ने झुककर माँ के पाँव छुए। कमला देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा और मन ही मन भगवान से दुआ मांगी। अर्जुन घर से निकल पड़ा। स्टेशन की तरफ बढ़ते हुए उसके मन में बस एक ही बात थी कि इस बार वो खाली हाथ नहीं लौटेगा। माँ की वो पायल, वो कुर्बानी, वो चुप्पी, ये सब उसे हर कदम पर याद आता रहेगा और यही याद उसने थकने नहीं देगी। लेकिन किसी को क्या पता था कि दिल्ली रेलवे स्टेशन की उस भीड़ में उसका इंतजार एक ऐसी मुसीबत कर रही थी जो उसके पूरे सपने को एक झटके में तोड़ने की ताकत रखती थी। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उस शाम बेहद ज़्यादा भीड़ थी। चारों तरफ लोगों का रेला उमड़ा हुआ था। कोई दौड़ रहा था, कोई चिल्ला रहा था, कोई अपना सामान संभालने में लगा था। कुलियों की आवाज़ें, ट्रेनों के हॉर्न, माइक पर होने वाली घोषणाएं और बच्चों के रोने की आवाज़ें, ये सब मिलकर एक ऐसा शोर बना रहे थे जो दिमाग को सुन कर दे। प्लेटफार्म पर आने जाने वाले यात्रियों की भीड़ में हर कोई अपनी धुन में था। किसी दूसरे की परवाह नहीं थी। अर्जुन कंधे पर एक पुराना थैला लटकाए हुए आगे बढ़ रहा था। थैले में कुछ कपड़े थे, एक पानी की बोतल थी और किताबों के कुछ नोट्स जो उसने सफ़र में पढ़ने के लिए रखे थे। उसके चेहरे पर एकाग्रता थी और मन में एक ही लक्ष्य था, सही प्लेटफार्म तक पहुंचना और ट्रेन पकड़ना। उसने जेब में हाथ डाला और टिकट को एक बार फिर छूकर महसूस किया। टिकट वही था। वो थोड़ा मुस्कुराया। माँ ने जो पायल गिरवी रखकर यह टिकट दिलाया था, उसे वो बेकार नहीं जाने देगा। थी भीड़ बढ़ती जा रही थी। अर्जुन एक बड़े समूह के बीच से गुजर रहा। लोग धक्का मुक्की कर रहे हुए आगे बढ़ रहे थे। किसी ने जोर से धक्का दिया, किसी ने कंधा मारा। अर्जुन ने खुद को संभाला और आगे बढ़ता रहा। प्लेटफार्म नंबर 7 पर उसकी ट्रेन खड़ी थी। वहाँ पहुँचा और कोच ढूंढने लगा। सीट नंबर पता करने के लिए उसने जेब में हाथ डाला। टिकट नहीं था। उसने दूसरी जेब टटोली, वहाँ भी कुछ नहीं। घबरा कर उसने थैला खोला।
और पूरा सामान उलट पुलट किया। नोट्स बाहर आ गए, कपड़े बिखर गए, पानी की बोतल लुढ़क गई, लेकिन टिकट कहीं नहीं न था। और तब उसे याद आया कि जेब में रखे पैसे भी गायब थे। जेब कतरा। भीड़ में किसी ने उसकी जेब साफ कर दी थी। अर्जुन ने पाँव तले जमीन खिसकने लगी। उसने 1 बार, 2 बार, 3 बार सब जेब और थैला देखा, लेकिन नतीजा वही रहा। ना टिकट था और ना ही पैसे थे। एक पल के लिए माँ की हुई पायल उसकी आंखों के सामने घूम गई। वो वहीं बैठ गया। उसके हाथ काँप रहे थे, दिमाग शून्य हो गया था। यह परीक्षा उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा थी, और अब वह इससे दे भी नहीं पाएगा। अगर आज ट्रेन नहीं पकड़ी तो कल तक लखनऊ नहीं पहुंच पाएगा, और परीक्षा का दूसरा मौका अगले साल मिलेगा। पूरा 1 साल और इंतजार माँ की ओर 1 साल कष्ट के हो जाएंगे। वो सोच भी नहीं सकता था। इसलिए उसने मन ही मन फैसला किया कि वो अब बिना टिकट के ही परीक्षा देने जाएगा। वो जनरल डिब्बे की तरफ आगे बढ़ने लगा। तभी एक कड़क आवाज़ उसके कानों में पड़ी, "ए लड़के, इधर आ।" अर्जुन ने नजर उठाई। एक लंबे कद का अधेड़ उम्र का आदमी उसकी तरफ देख रहा था। उसने रेलवे की वर्दी पहनी हुई थी और कंधे पर बेज लगा था। नाम लिखा था रमेश सिंह, वरिष्ठ टिकट निरीक्षक। रमेश सिंह की आंखें तेज थी और चेहरे पर अनुभव की गहरी छाप थी। उन्होंने अर्जुन को भीड़ में भागते हुए और सामान अस्त व्यस्त होते हुए देखा था, और उनका अनुभव बता रहा था कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने सीधे कहा, "टिकट देखा? कहाँ जा रहा है?" अर्जुन पास आया। उसके पाँव थरथरा रहे थे। उसने जेब में हाथ डाला, फिर निकाल दिया, फिर से डाला। "टिकट है भी या नहीं?" रमेश सिंह ने थोड़ा सख्त होकर पूछा। "सर, मेरा टिकट था, मैंने खरीदा था, लेकिन भीड़ में किसी ने जेब काट ली। टिकट और पैसे दोनों चले गए।" अर्जुन की आवाज़ काँप रही थी। रमेश सिंह ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। यह बहाना वो सब बात सुन चुके थे। स्टेशन पर हर दूसरा बिना टिकट वाला यात्री यही कहता था। ये बोलते हैं, "सर, चल मेरे साथ ऑफिस चलो। सर, सच में जेब कट गई, मुझे परीक्षा देनी है। एम्स की परीक्षा है कल। अगर आज नहीं गया तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा।" अर्जुन ने हाथ जोड़ दिए, लेकिन रमेश सिंह का चेहरा नहीं पिघला। उन्होंने उसका बात पकड़ा और ऑफिस की तरफ चलने लगे। अर्जुन चुपचाप चला गया। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। ऑफिस एक छोटा सा कमरा था। अंदर एक मेज थी, 2 कुर्सियाँ थी, और दीवार पर रेलवे के नियम कानून चिपके हुए थे। रमेश सिंह अपनी कुर्सी पर बैठे और उन्होंने एक रजिस्टर खोला। "अपना नाम बता।" "अर्जुन शर्मा।" "कहाँ से आ रहा है?" "दिल्ली से ही हूँ, पुरानी दिल्ली, गली नंबर 12, कीर्ति नगर के पास।" रमेश सिंह का हाथ अचानक रुक गया। उन्होंने ऊपर देखा, अर्जुन की आंखों में देखा, फिर नीचे देखा। "माँ का क्या नाम है?" "कमला देवी।" रमेश सिन्हा के हाथ से कलम छूट गई। वो एकदम से अपनी कुर्सी पर सीधे हो गए। उनके चेहरे का रंग बदल गया। आंखों में एक अजीब सी हलचल आ गई। वह कुछ पल चुप बैठे, जैसे कोई पुरानी याद उन्हें अंदर से खींच रही हो। अर्जुन उन्हें चुपचाप देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हुआ। कीर्ति नगर के पास वाला पुराना मकान, जिसमें ऊपर 2 कमरे किराए पर उठते थे। रमेश सिंह ने धीरे से, लगभग खुद से पूछते हुए कहा, "हाँ सर, हम वहीं रहते हैं। नीचे हम रहते हैं, ऊपर किराएदार आते जाते रहे हैं।" रमेश सिंह की आंखें भर आई और अर्जुन हैरान होकर देखता रहा। दरअसल रमेश सिंह का दिमाग 25 साल पीछे चला गया था, जब वह खुद एक गरीब नौजवान थे। रेलवे की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। पैसे नहीं थे, घर नहीं था। तब उन्होंने कमला देवी के मकान में ऊपर वाला कमरा किराए पर लिया था। किराया 200 महीना, लेकिन वही भी कई बार समय से नहीं दे पाते थे। एक बार 5 महीने तक रमेश सिंह ने किराया नहीं दिया था। इतना लंबा समय हो गया था। कोई और मकान मालिक होता तो वह कब का ही कमरे से निकाल दिया होता, लेकिन कमला देवी ने एक बार भी कुछ नहीं कहा। बल्कि जब रमेश सिंह ने शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगी थी, तो उन्होंने कहा था, "बेटा, पढ़ाई करो, किराए की चिंता मत करो, जब नौकरी लग जाए तब दे देना।" वह 5 महीने रमेश सिन्हा के लिए बेहद जरूरी थे। उसी दौरान उनकी परीक्षा हुई थी, उसी दौरान उन्होंने पास किया था, उसी दौरान उनकी नियुक्ति हुई थी। अगर उन 5 महीनों में घर से निकाल दिए गए होते तो शायद आज वह इस कुर्सी पर आज नहीं बैठे होते, और आज उसी कमला देवी का बेटा उनके सामने खड़ा था। रमेश सिंह ने धीरे से रजिस्टर बंद किया। अर्जुन की आंखों में अभी भी घबराहट थी।
उसे नहीं पता था कि इस कमरे में उसकी किस्मत का कौन सा फैसला होने वाला था। बेटा, रमेश सिंह ने पहली बार नरम आवाज में कहा। तो यहीं बैठ। अर्जुन बैठ गया। तुम्हारी माँ ने एक बार मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया था, इतना बड़ा कि मैं आज तक उसका कर्ज नहीं उतार पाया। रमेश सिंह की आवाज़ भारी हो गई। आज भगवान ने मौका दिया है। बूढ़े अपनी जेब से बटुआ निकाला, उसमें कुछ नोट निकाले। सर, ये क्या कर रहे हैं आप? अर्जुन हड़बड़ा कर बोला। चुप रह, ये तेरी माँ का हक है। रमेश सिंह बोले। मैं काउंटर से तेरा नया टिकट करवाता हूँ। सर नहीं, मैं नहीं ले सकता। आप अधिकारी है, नियम के खिलाफ होगा। रमेश सिंह ने अर्जुन को गौर से देखा, फिर धीरे से मुस्कुराए। कभी कभी इंसानियत कानून से बड़ी होती है बेटा। और जब कोई माँ अपने बेटे के लिए अपनी पायल गिरवे रखे तो उस बेटे को परीक्षा तक जरूर पहुंचना चाहिए। अर्जुन की आंखें भर आई। उसके गले में कुछ अटक गया। रमेश सिंह ने उसे स्लीपर का नहीं बल्कि ऐसे कोच का टिकट दिलाया। अर्जुन ने मना किया, लेकिन रमेश सिंह ने एक ना सुनी और रास्ते के खर्च के लिए कुछ पैसे भी दिए और बोले, आराम से जाएगा तो दिमाग ताज़ा रहेगा, परीक्षा अच्छी होगी। जब अर्जुन प्लेटफॉर्म पर वापस आया तो उसके हाथ में ऐसी कोच का टिकट था और आंखों में कृतज्ञता के आंसू। ट्रेन की सीटी बजी। अर्जुन ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। रमेश सिंह दूर खड़े थे और उसे देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, जैसे कोई पुराना बोझ उतर गया हो। अर्जुन ने हाथ जोड़े। रमेश सिंह ने सिर हिलाया और ट्रेन चल पड़ी। उस रात अर्जुन ऐसे कोच में बैठा था, लेकिन उसका मन बहुत दूर था। वो माँ के बारे में सोच रहा था, रमेश सिंह के बारे में सोच रहा था और उस अनजान रिश्ते के बारे में सोच रहा था जो वर्षों पहले एक छोटे से मकान में बना था और आज इतने सालों बाद उसे डूबने से बचा लिया था। उसने खिड़की के बाहर देखा। रात का अंधेरा था, लेकिन दूर दूर तक रोशनी के टुकड़े दिख रहे थे। अर्जुन ने मन में ठाना, अब कोई ताकत उसे सफल होने से नहीं रोक सकती। लखनऊ पहुंचते पहुंचते सुबह के करीब 6 बज गए थे। ट्रेन जब प्लेटफार्म पर रुकी तो अर्जुन की आंखें थोड़ी भारी थी। रात भर ठीक से नींद नहीं आई थी। कभी माँ का चेहरा याद आता, कभी रमेश सिंह की वह बात की इंसानियत कभी कभी कानून से बड़ी होती है और कभी परीक्षा के सवाल दिमाग में घूमने लगते थे। लेकिन इस सब के बावजूद मन में एक अजीब सी ताजगी थी, जैसे किसी मुश्किल रात के बाद सुबह की पहली रोशनी देखने पर होती है। अर्जुन ने थैला कंधे पर उठाया और प्लेटफार्म पर उतरा। लखनऊ का स्टेशन दिल्ली जितना बड़ा नहीं था, लेकिन चहल पहल यहाँ भी कम नहीं थी। चाय वालों की आवाज़ें, कुलियों की भागदौड़ और यात्रियों का रेला, यह सब मिलकर एक जाने पहचाने सुबह की तस्वीर बना रहे थे। अर्जुन ने बाहर आकर एक चाय की दुकान पर रुककर एक कप चाय ली। ये उसका नाश्ता था। उसने धीरे धीरे चाय पी और नोट्स का एक पन्ना निकालकर एक बार नज़र दौड़ाने लगा। परीक्षा केंद्र यहाँ से कोई 3 किलोमीटर दूर था। वह पैदल जाने का मन बना चुका था, क्योंकि ऑटो पर खर्च करने के लिए पैसे बहुत कम बचे थे। चाय खत्म की, पन्ना वापस थैले में रखा। वो चल पड़ा। रास्ते में लखनऊ की सुबह धीरे धीरे जाग रहे थे। दुकानें खुल रही थी, बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे थे और सड़क पर साइकिलों और रिक्शों की आवाजाही शुरू हो गई। अर्जुन तेज कदमों में चलता रहा। उसके मन में एक ही बात थी कि परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचना है। करीब 40 मिनट की पैदल चाल के बाद वह परीक्षा केंद्र के सामने खड़ा था। इमारत बड़ी और पुरानी थी। सामने लोहे का एक बड़ा गेट था जिस पर विद्यालय का नाम लिखा था और बगल में ही एम सुरक्षा केंद्र लिखा हुआ था। गेट के बाहर एक बोर्ड पर रोल नंबर की लिस्ट चिपकाई गई थी। वहाँ पर अभी से ही अच्छी खासी भीड़ जमा हो रही थी। परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र लेकर आए हुए थे। कुछ अकेले थे, कुछ के साथ माँ बाप थे। अमीर घरों के बच्चे महंगी गाड़ियों से उतर रहे थे। कुछ के हाथों में नई किताबें और टैबलेट थे। अर्जुन ने अपना पुराना थैला कंधे पर ठीक किया। वो लाइन में लग गया। तभी उसकी नज़र पास खड़ी एक लड़के पर पड़ी। वही लड़की एक किताब खोले खड़ी थी और तेजी से पन्ने पलट रही थी। उसके चेहरे पर गहरी एकाग्रता थी। उसने हल्के नीले रंग का कुर्ता पहना था, बाल पीछे बांधे हुए थे और माथे पर छोटी सी बिंदी थी। वो बड़बड़ा रही थी, जैसे कुछ याद कर रही हो। अचानक उसके हाथ से किताब छूट गई।
और जमीन पर गिर पड़े। कई पन्ने एक साथ मुड़ गए। अर्जुन ने झुककर किताब उठाई और लड़के की तरफ बढ़ाई। ये रही, संभालिए इसे। लड़के ने नजर उठाई। उसकी आंखें बड़ी और चमकदार थी। उसने किताब लेते हुए कहा, शुक्रिया। पहली बार एम्स का एग्जाम दे रही हूँ। अर्जुन ने पूछा। उसे नहीं पता था कि यह बात उसके मुंह से अपने आप क्यों निकल गई। लड़के ने थोड़ा मुस्कुरा कर जवाब दिया, नहीं, पहली बार नहीं, लेकिन यह मेरा मुख्य एग्जाम नहीं है। मैं असल में नेट की तैयारी कर रही हूँ। एम्स का पैटर्न समझने के लिए यह एग्जाम भी देती हूँ। अर्जुन को थोड़ा अचरज हुआ और उसने कहा, तो दो परीक्षाओं की तैयारी एक साथ कर रही है आप? हाँ, घर वाले कहते हैं कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। लड़की ने जवाब दिया। अर्जुन के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। यह बात तो उसकी माँ भी कहती थी। मेरा नाम अर्जुन है, दिल्ली से आया हूँ। मैं रानी में भी दिल्ली में ही रहती हूँ, लेकिन यहाँ लखनऊ में मेरे चाचा का घर है, तो यहाँ ठहरी हूँ। दोनों की बात करते करते लाइन आगे बढ़ने लगी। परीक्षा केंद्र का गेट खुल गया था और एक एक करके परीक्षार्थी अंदर जाने लगे थे। अर्जुन और रानी भी अपने अपने प्रवेश पत्र दिखाकर अंदर दाखिल हुए। अंदर का माहौल शांत और गंभीर था। बड़े बड़े हॉल थे जिनमें लंबी लंबी कतारों में कुर्सियाँ और मेजें लगी थी। हर मेज पर एक नंबर था। निगरानी के लिए कड़े इंतजाम थे। अर्जुन और रानी के हॉल अलग अलग थे। गेट पर पहुंचते ही रानी ने कहा, ऑल द बेस्ट आपको भी। अर्जुन ने कहा और अपने हॉल की तरफ मुड़ गया। परीक्षा हॉल में बैठते ही अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। उसने आंखें बंद की। माँ का चेहरा उसके दिमाग में आया। वो पायल याद आई, रमेश सिंह की बात याद आई और फिर जहन में एक शांति सी उतर आई। जब प्रश्न पत्र सामने आया तो अर्जुन ने पहले पूरा पेपर एक नज़र में देखा। कुछ सवाल आसान थे, कुछ मध्यम और कुछ कठिन, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो उसने पढ़ा ना हो। उसने कलम उठाई और लिखना शुरू किया। 3 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला। जब घंटी बजी और उत्तर पुस्तिका जमा हुई तो अर्जुन के चेहरे पर एक राहत की सांस थी। परीक्षा अच्छी गई थी, बहुत अच्छी। जितने सवाल उसने छोड़ने के सोचे थे उनमें से भी ज़्यादातर हल हो गए थे। वो हॉल से बाहर निकला तो रानी पहले से बाहर खड़ी थी। उसके चेहरे पर भी राहत दिख रही थी। पेपर कैसा गया? रागिनी ने पूछा। अच्छा गया। और आपका ठीक ठाक? कुछ सवाल थे जो मेरे नेट के सिलेबस से थोड़े हटकर थे, लेकिन कोशिश पूरी की, मैंने रागिनी के कहा। दोनों गेट से बाहर निकले। बाहर धूप तेज हो गई थी। परीक्षार्थियों का हुजूम था। कुछ खुश थे, कुछ मायूस। खाना खाया कि नहीं? सुबह से रानी ने अचानक पूछा। अर्जुन को याद आया कि सुबह सिर्फ एक कप चाय ली। उसने हल्के से कहा, हाँ, थोड़ा बहुत खा लिया। रानी को लगा कि यह झूठ है। उसने पास में एक छोटी सी दुकान की तरफ इशारा किया। चलो कुछ खाते हैं, लखनऊ की चाट मशहूर है। अर्जुन हिचकिचाया। नहीं, आप चाहिए, मुझे वापस जाने की तैयारी करनी है। आज तो कहीं नहीं जा सकते, अगली ट्रेन कल सुबह है और खाली पेट रहने से दिमाग काम नहीं करता। ये बात मेरे पिताजी कहते हैं, रानी ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन को हंसी आ गई। यह बात तो उसकी माँ कहती थी। दोनों उस छोटी सी दुकान पर बैठे, लखनऊ की मशहूर टिक्की खाई और बातें की। रानी बातों में बहुत खुली हुई थी। उसने बताया कि उसके पिता रेलवे में काम करते हैं, वह खुद एक डॉक्टर बनना चाहती है। अर्जुन ने बताया कि वह दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले से आया है। माँ अकेले पढ़ाती है, एम्स में अधिकारी बनने का सपना है। रानी ने अर्जुन को ध्यान से सुना। उसके चेहरे पर कोई दया नहीं थी, बल्कि एक गहरा सम्मान था। जो लोग मुश्किलों में भी बड़े सपने देखते हैं वही असल में जीतते हैं, उसने धीरे से कहा। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। उसे नहीं पता था कि यह लड़की उसकी जिंदगी में आगे क्या भूमिका निभाएगी। शाम होते होते रानी अपने चाचा के घर चली गई और अर्जुन ने एक सस्ती धर्मशाला में रात गुजारी। लेकिन उस रात उसे नींद जल्दी आ गई। मन हल्का था। परीक्षा अच्छी गई थी और किसी अनजान शहर में एक अच्छी मुलाकात हो गई थी। लेकिन जाते जाते रानी ने एक बात कही थी जो अर्जुन के दिमाग में घूम रही थी। उसने कहा था, पिताजी कहते हैं कि इंसान की असली पहचान यह नहीं कि वह कहाँ से आया है, बल्कि यह है कि वह कहाँ तक जाता है। अर्जुन ने आंखें बंद की। वह जानता था कि उसे अभी बहुत आगे तक जाना है। दिल्ली वापस लौटना एक अलग तरह का सफ़र था। जाते वक्त मन में घबराहट थी।
अनिश्चितता थी, एक डर था कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन लौटते वक्त मैंने एक अजीब सी शांति थी। परीक्षा अच्छी गई थी, ये बात अर्जुन को अंदर से महसूस हो रही थी। वह एक किस्म का भरोसा था जो घमंड से नहीं आता है, बल्कि वह वो भरोसा था जो 3 साल की अथक मेहनत से आता है। ट्रेन में बैठे बैठे अर्जुन खिड़की से बाहर देखता रहा। खेत थे, छोटे छोटे गांव थे, पेड़ों की कतारें थी, सब कुछ पीछे छूटता जा रहा था, जैसे जिंदगी के कुछ पुराने पन्ने पलटते जा रहे थे। उसने आंखें बंद की और रानी की बात याद की। इंसान की असली पहचान यह नहीं कि वह कहाँ से आया है, बल्कि यह है कि वह कहाँ तक जाता है। यह बात उसके दिल में उतर गई थी। उनसे मन में तय किया कि चाहे नतीजा कुछ भी हो, वो हार नहीं मानेगा। अगर इस बार नहीं हुआ तो फिर से कोशिश करेगा। लेकिन कुछ था जो उसे बता रहा था कि इस बार नतीजा उसके हक में ही होगा। घर पहुंचा तो माँ दरवाजे पर ही खड़ी थी, जैसे उन्हें पता था कि बेटा आने वाला है। परीक्षा कैसी गई? उन्होंने पहला सवाल यह किया। अच्छी गई माँ, बहुत अच्छी। अर्जुन ने थैला नीचे रखते हुए कहा। कमला देवी के चेहरे पर एक राहत की लहर आई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अर्जुन का माथा चूम लिया। उनकी आंखें भीगी हुई थी, लेकिन हठ मुस्कुरा रहा था। उस रात घर में खुशी का माहौल था। कमला देवी ने अर्जुन की पसंद की दाल फ्राई बनाई और थोड़े से महीन चावल भी। साधारण खाना था, लेकिन उस रात उसका स्वाद असाधारण था। खाते खाते अर्जुन ने माँ को सब बताया। स्टेशन पर जेब कटने के बाद, रमेश सिंह की बात, उनके एहसान की बात, लेकिन रानी का जिक्र उसने नहीं किया। पता नहीं क्यों, वो बात उसने अपने मन में ही रखी। कमला देवी रमेश सिन्हा का नाम सुनकर चौंक गई। रमेश ऊपर वाले कमरे में रहता था, लंबा सा लड़का। हाँ माँ, वह वरिष्ठ टिकट निरीक्षक बन गई है। कमला देवी की आंखें भर आई। भगवान बड़ा दयालु है बेटा, उसने सही वक्त पर सही इंसान इंसान भेज दिया। माँ, उन्होंने कहा कि तुमने उनका किराया माफ करके उनकी बहुत मदद की थी। कमला देवी ने हाथ हिलाकर टाल दिया। उसमें कौन सी बड़ी बात थी? बेचारा पढ़ रहा था, हमारे घर में जगह थी, उसे समय की जरूरत थी। अर्जुन ने माँ को देखा, इतनी सहजता से की गई भलाई कि जिसका बदला आज इतने सालों बाद मिला था। उसे लगा कि माँ की यह शादी किसी तीर्थ से कम नहीं है। अगले कई हफ्ते बेहद बेचैनी में गुजरे। परीक्षा का नतीजा आने पे समय लगना था। अर्जुन घर में बैठकर इंतजार नहीं कर सकता था। उसने उसी दौरान एक छोटी सी दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। सुबह दुकान पर जाता, शाम को घर आकर पढ़ता, माँ का हाथ बटाने की कोशिश करता। एक दिन शाम को वह घर लौटा तो माँ ने बताया कि पड़ोस की काकी ने कहा है कि अखबार में एम्स के नतीजों की खबर आई है। अर्जुन का दिल एक धड़कन से साथ रुकता गया। वो भागते हुए पड़ोस की दुकान पर गया जहाँ अखबार मिलता था। दुकानदार ने अखबार दिया। अर्जुन के हाथ काँप रहे थे। उसने पन्ना पलटा। एम्स परीक्षा परिणाम का पन्ना। चुने गए उम्मीदवारों की सूची सामने थी। उसकी आंखें तेजी से उसमें अर्जुन का नाम ढूंढने लगी। वो एक एक नाम पढ़ता जा रहा था। दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। और फिर उसे दिखा, अर्जुन शर्मा दिल्ली। वो वही खड़े खड़े ठिठक गए। उसने एक बार और पढ़ा, फिर एक बार और, जैसे यकीन नहीं हो रहा हो। अर्जुन शर्मा दिल्ली। उसके हाथ से अखबार गिर गया। दुकानदार ने हैरान होकर देखा। क्या हुआ भाई? अर्जुन कुछ नहीं बोला। वो मुड़ा और दौड़ता हुआ घर की तरफ चल पड़ा। गली में लोग थे, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर हंसी थी। वो घर में घुसा और सीधे माँ के पास गया। कमला देवी रसोई में थी। उन्होंने बेटे को देखा तो समझ गई। लगता है हो गया। उनकी आवाज़ कांपी। हाँ माँ, हो गया। कमला देवी ने दोनों हाथों ऊपर उठाया। आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अर्जुन को गले से लगा लिया और देर तक रोती रही। अर्जुन भी रोया, खूब रोया। वो रोना खुशी का था, राहत का था, 3 साल की थकान का था, माँ की तकलीफ का था, और उस पायल का भी था जो अभी भी सुनार के पास गिरवे रखी थी। माँ, सबसे पहले तुम्हारे पायल छुड़वाएंगे, अर्जुन ने आंसू पोंछते हुए कहा। कमला देवी हंस पड़ी। पहले नौकरी लो तो लग जाए बेटा। नियुक्ति पत्र आने में कुछ हफ्ते और लगे, लेकिन जब आया तो उसमें लिखा था कि अर्जुन शर्मा को दिल्ली के एक प्रतिष्ठित सरकारी हॉस्पिटल में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाता है, वो भी दिल्ली में, वह भी अपने घर के पास। सबसे बड़ी बात के माँ के पास।
अर्जुन ने नियुक्ति पत्र उठाया और माँ के हाथ में रख दिया। कमला देवी ने उसे माथे से लगाया, फिर अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछा और छाती से लगा लिया। पहले दिन जब अर्जुन सफ़ेद वर्दी पहनकर घर से निकला तो कमला देवी दरवाजे पर खड़ी रही और तब तक देखती रही जब तक वह गली के मोड़ पर मुड़ नहीं गया। पड़ोस के वह एक बुजुर्ग जो कभी कहते थे कि गरीब के घर से कोई अधिकारी नहीं बनता, आज खिड़की के झांक रहे थे। अर्जुन ने मुड़कर नहीं देखा। उसे अब किसी को कुछ साबित नहीं करना था। हॉस्पिटल में पहले दिन का काम बेहद व्यस्त था। नए माहौल में ढलना, नए लोगों से मिलना, जिम्मेदारियाँ समझना, लेकिन अर्जुन ने बड़े धैर्य और लगन से सब संभाला। उसके साथी अधिकारियों ने उसकी मेहनत और शालीनता को पहले ही दिन नोट किया। शाम को घर लौटते वक्त अर्जुन के मन में एक ही ख्याल था, रमेश सिंह का शुक्रिया अदा करना बाकी था और एक काम और भी बाकी था जिसके बारे में वह खुद से ठीक से नहीं सोच पा रहा था। लखनऊ में मिली वह लड़की रानी जिसके पिता रेलवे में थे, जिसकी बातें उसे अभी भी याद थी। उसके बारे में क्या करना है यह सोचना बाकी था, लेकिन पहले स्टेशन जाना था। अध्याय 5 एहसान का बदला जिंदगी की नई रात। उस दिन भर एक रविवार की सुबह अर्जुन जल्दी उठा। माँ भी सोई हुई थी। अर्जुन ने धीरे से रसोई में जाकर चाय बनाई और एक कप माँ के पास रख दिया। फिर उसने अपनी वर्दी नहीं पहनी बल्कि साफ सुथरे साधारण कपड़े पहने और घर से निकल पड़ा। आज उसे दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना था, रमेश सिंह से मिलना था। रास्ते पर अर्जुन सोचता रहा कि उसे क्या कहेगा। शुक्रिया के शब्द तो थे, लेकिन वो शब्द उस एहसान के सामने बहुत छोटे लगते थे जो रमेश सिंह ने उस साथ किया था एक अजनबी लड़के के लिए, सिर्फ इसलिए कि उसकी माँ ने एक बार उनके साथ भलाई की थी। इंसानियत की यह कड़ी अर्जुन को बहुत गहराई तक छू गई थी। स्टेशन पर पहुंचकर उसने पूछताछ की। पता चला कि रमेश सिंह आज ड्यूटी पर है और प्लेटफार्म नंबर 4 पर है। अर्जुन वहाँ पहुंचा। रमेश सिंह एक यात्री से बात कर रहे थे। उनकी वही कड़क आवाज़ थी, वही सीधी पीठ और वही तेज नज़र। लेकिन जब उन्होंने अर्जुन को देखा तो उनके चेहरे पर एक पल के लिए अपने व्यवहार कुछ बदला। चेहरे पर एक गर्माहट आई जो आमतौर पर उनके सख्त चेहरे पर नहीं दिखती थी। यात्री से निपट कर वह अर्जुन के पास आए। आ गया बेटा, उन्होंने कहा। जी सर। अर्जुन ने हाथ जोड़े। परीक्षा का क्या हुआ? पास हो गया सर। दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर नियुक्त हो गई है। रमेश सिंह के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान आई। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। शाबाश, बहुत अच्छा, यह तो बहुत खुशी की बात है। यह सब आपकी वजह से हुआ सर। अगर आप उस रात मदद नहीं करते तो मैं परीक्षा तक पहुंच ही नहीं पाता। अर्जुन की आवाज़ भारी हो गई। रमेश सिंह ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, यह तेरी मेहनत की वजह से हुआ। मैंने तो बस एक मौका दिया था। मौके का फायदा तूने खुद उठाया। दोनों कुछ देर चुप रहे। प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों का आना जाना लगा था। लोगों की भाग दौड़ थी, लेकिन उस भीड़ के बीच ये दो लोग एक अलग ही दुनिया में थे। तभी अर्जुन ने कुछ याद करते हुए कहा, सर एक बात पूछनी थी। पूछो, क्या बात है? लखनऊ में परीक्षा देते वक्त मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई थी। उसका नाम रानी था। उसने बताया था कि उसके भी पिता रेलवे में है। क्या आप उसे जानते हैं? रमेश से एकदम रुक गए। उन्होंने अर्जुन को ऊपर से नीचे देखा। फिर एक पल के लिए उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया, जैसे कोई पहले सुलझ रही हो। रानी, उन्होंने धीरे से कहा। अर्जुन ने कहा, जी सर। रमेश सिंह ने पूछा, लंबी है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, हमेशा किताबें हाथ में रखती है। अर्जुन का दिल एक धड़कन चुप गया। जी हाँ, आप बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं। रमेश सिंह ने एक लंबी सांस ली, फिर धीरे से मुस्कुराए। वो तो मेरी ही बेटी है। अर्जुन को लगा जैसे जमीन हिल गई। उसके मुंह से कुछ नहीं निकला। वो बस रमेश सिंह को देखता रहा। रमेश सिंह हंसने लगे, खुलकर हंसे, जो शायद उनकी ड्यूटी के दौरान बहुत कम होता था। भगवान की लीला देख बेटा, उस रात में तुझे ट्रेन पर बिठाया और मेरी बेटी लखनऊ में उसी परीक्षा केंद्र पर तुमसे मिली। मुझे खुद नहीं पता था ये सब। अर्जुन के दिमाग में सब कुछ एक साथ घूम गया। वो मुलाकात, वो बातें, वो चाट की दुकान, रानी की वो बात कि इंसान की पहचान यह है कि वो कहाँ तक जाता है, और यह कि उसके पिता रेलवे में है। सब कुछ जुड़ता जा रहा था। सर में अर्जुन ने शुरू किया। रुक। रमेश सिंह ने हाथ उठाया।
पहले बता, रानी के बारे में तेरे मन में क्या है? अर्जुन ने एक पल सोचा, फिर सीधे आंखों में देखकर बोला, सर मैं उससे सिर्फ एक बार मिला हूँ, लेकिन उसकी बातें, उसकी सोच, उसका तरीका, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उसे जानना चाहता हूँ, और अगर आप और वह दोनों ठीक समझे तो आगे बात करना चाहता हूँ। रमेश सिंह ने अर्जुन को देखा। लंबे समय तक देखते रहे। एक गरीब माँ का बेटा जिसने मेहनत से अपनी जगह बनाई थी, जो झूठ नहीं बोलता था, जो सीधे आंखों में देखकर बात करता था, जिसने अपनी माँ के लिए आंसू बहाए थे। रमेश सिंह को अपनी बेटी के लिए इससे ज़्यादा क्या चाहिए था? बेटा तू अब घर चल मेरे साथ। रमेश सिंह ने कहा, ड्यूटी खत्म होने में 1 घंटा बाकी है, फिर चलते हैं। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। 1 घंटे बाद दोनों रमेश सिंह के घर पहुंचे। यह एक सरकारी क्वार्टर था, साफ सुथरा और व्यवस्थित। दरवाजा खोला तो अंदर से रानी की आवाज़ आई, पिताजी आ गए। वो बाहर निकली और अर्जुन को देखकर एकदम से रुक गई। तुम उसके मुंह से निकला? हाँ, अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। रानी ने पिता को देखा। रमेश सिंह भी मुस्कुरा रहे थे। यह वही लड़का है जिसकी माँ ने मुझे इतने साल पहले छत दी थी, और यह वही लड़का है जिससे तो लखनऊ में मिली थी। रमेश सिंह ने कहा। रानी कुछ देर कुछ नहीं बोली, फिर उसके चेहरे पर एक समझदार मुस्कान आई। तो भगवान ने पहले से ही सब तय कर रखा था। उस दिन के बाद दोनों परिवारों में बातचीत शुरू हुई। कमला देवी रमेश सिंह से मिली। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना ज़्यादा शब्दों के बहुत कुछ समझ लिया। कमला देवी ने रागिनी को देखा तो उनकी आंखें खुशी में से भर आई। बहुत अच्छी लड़की है। उन्होंने अर्जुन से धीरे से कहा। हाँ माँ, अर्जुन ने कहा। कुछ महीनों बाद दोनों परिवार की सहमति से अर्जुन और रानी की सगाई हुई, और उसके कुछ समय बाद एक सादे लेकिन खुशनुमा माहौल में उनकी शादी भी हो गई। शादी के दिन जब अर्जुन ने माँ के पाँव छुए तो उनके पाँव में वह चांदी की पायल वापस चमक रही थी। अर्जुन ने पहले तनख्वाह मिलते ही उसे सोना से छुड़वा लिया था और माँ के पाँव में पहना दिया था। उस दिन कमला देवी ने कहा, बेटा आज अगर तेरे पिता होते तो वो भी बहुत खुश होते। अर्जुन की आंखें भर आई थी। शादी में रमेश सिंह ने अर्जुन का हाथ थामा और कहा, बेटा उस रात मुझे नहीं पता था कि मैं अपने दामाद की मदद कर रहा हूँ। और दोनों हंस पड़े। कमला देवी और रमेश सिन्हा भी एक दूसरे से मिले। दो पुराने रिश्ते आज एक नए रिश्ते में बदल गए थे। उस शादी में जो खुशी थी वो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती थी। वो खुशी थी मेहनत की, इंसानियत की, एक माँ की कुर्बानी की और भगवान की उस अनोखी लीला की, जो कभी कभी सब कुछ इस तरह छोड़ती है कि इंसान देखता रह जाए। अर्जुन और रानी ने एक नई जिंदगी शुरू की। अर्जुन हर सुबह हॉस्पिटल जाता और अपना काम पूरी लगन से करता। रानी की नीट की परीक्षा भी उसी साल अच्छी गई। उसने एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। कमला देवी अब घरों में काम करने नहीं चाहती थी। वह घर में रहती थी और अपनी बहू के साथ समय बिताती थी। एक शाम अर्जुन छत पर बैठा था। आसमान में तारे निकल आए थे। नीचे गली में बच्चे खेल रहे थे। वही गली जहाँ वो खुद कभी स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ा करता था। रानी चाय लेकर आई और पास बैठ गई। क्या सोच रहे हो? उसने पूछा। यही सोच रहा हो कि जिंदगी कितनी अजीब है। एक पायल ने इतना लंबा सफ़र तय करवाया, अर्जुन ने कहा। रानी ने उसकी बात सुनी और धीरे से बोली, और एक किराए की छत नहीं हुई। दोनों चुपचाप आसमान देखते रहे। अर्जुन को उस रात बहुत कुछ याद आया। माँ की थकी हुई हथेलियाँ, स्ट्रीट लाइट की रोशनी, स्टेशन की वह भागदौड़, रमेश सिन्हा का वो बात की इंसानियत कभी कभी कानून से बड़ी होती है। और आगे ने की वह बात कि इंसान की पहचान यह है कि वो कहाँ तक जाता है। यह सफ़र आसान नहीं था, लेकिन हर कदम सही था। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक माँ की कुर्बानी कभी खाली नहीं जाती। और इंसान का बीज जब एक बार बोया जाता है तो वो किसी न किसी रूप में फल जरूर देता है, चाहे कितने साल क्यों ना बीत जाए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।